जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में जीके जीएस मस्ती बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 कंप्लीट करेंगे। और इसके पहले देखिए इस बुक में टोटल 1 से लेके 12 तक सारा प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर पीछे का कोई भी क्लास छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेके 12 तक सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं जीके जीएस मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे देखिए जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित का जो है ना सही मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ ए में क्या है, जैन व्यक्तित्व है, और यहाँ स्तंभ 2 में क्या है तो संबंधित तथ्य है। कौन सा व्यक्तित्व का संबंध किससे, कौन सा तथ्य से, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए ऋषभ देव का क्या होगा, बताइए। ऋषभ जो थे जिनका जो संबंधित तथ्य है क्या है बताइए। तो ऋषभ देव का हो जाएगा क्या, प्रथम जैन धर्म के क्या थे, तीर्थंकर थे। और दूसरा है महावीर। महावीर क्या थे तो अहिंसा के जो है ना परम उपासक थे। क्या थे, अहिंसा के परम उपासक थे। और सिद्ध का बोलेगा तो क्या थे, कर्मों से क्या है मुक्त आत्मा था। और त्रिरत्न का बोलेगा तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक क्या है था, आचरण था। ठीक है, तो एक सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आइए कर रहा है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि क्या थी, बताइए। अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त लिपि थी वो क्या थी, बताइए। तो 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 बराही लिपि था। क्या था, बराही लिपि था। चलिए आगे देखिए यहाँ भी क्या करना है, मिलान करना है। चलिए बताइए यहाँ पे क्या है तो स्तंभ ए में क्या है तो संस्था या स्थान है, स्तंभ 2 में क्या है तो विशेषता है। कौन सा संस्था का विशेषता क्या है इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए पहला है अजमेर का सूफी केंद्र। अजमेर का जो सूफी केंद्र का विशेषता है वो क्या है, बताइए। तो अजमेर का सूफी केंद्र का विशेषता क्या है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, दरगाह स्थल है। याद रखिएगा कि अजमेर का सूफी केंद्र क्या है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का क्या है, दरगाह स्थल है। और नेक्स्ट है विद्यापीठ वाराणसी। विद्यापीठ वाराणसी जो स्थान है इसका विशेषता क्या है, इसका विशेषता का बात करें तो क्या है, हिंदू दर्शन और वेदों का क्या है, अध्ययन केंद्र है। और तीसरा है सी में क्या है, लियागत क्या है, लिंगायत आंदोलन है। लिंगायत आंदोलन का जो विशेषता है क्या है तो बासव द्वारा स्थापित शिव भक्ति क्या है, आंदोलन है। और मदरसा ए मुल्तान क्या है तो इस्लामी शिक्षा क्या है, प्रमुख केंद्र है। इसका सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर 3 का ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। यहाँ पे कथन और दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा कथन सही है। ये कह रहा है कि भक्ति काल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कथन ए कह रहा है कि कबीर ने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया था। क्या सही है बताइए। यहाँ पे कह रहा है कि कबीर ने मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड का विरोध किया था, बिल्कुल क्या है तो सही है। यहाँ पे सही देखिए कह रहा है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए, तो बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि वेदों और उपनिषदों को कबीर ने सच्चा ज्ञान का स्रोत माना, ये बिल्कुल क्या है तो गलत है, ये क्या है गलत है। और कथन 3 कह रहा है कबीर ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं एक निराकर ईश्वर की बात की थी, ये क्या है तो सही है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 का ए हो जाएगा। 1 और कथन 3 क्या है तो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय द्वारा आरंभ किए गए आत्मीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, बताइए। इधर ऑप्शन दिया, उत्तर ऑप्शन को देखिए और उत्तर बताइए। बताइए उत्तर क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है धार्मिक पुनर्जागरण और क्या है सामाजिक सुधार था। तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का स्थापना किया, जो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों का क्या था, प्रारंभिक जो है ना रूप था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें बोल रहा है कि कौन सा कथन इसमें भी क्या है तो सही है। तो देखिए कथन पहला कह रहा है, कथन 1 कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने करो या मरो के नारे से की थी, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन 2 कह रहा है कि इस आंदोलन में कांग्रेस के शीर्ष नेता तुरंत गिरफ्तार कर लिए गए थे, ये भी क्या है तो सही है। और कथन 3 कह रहा है कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से चला और किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई, नहीं बिल्कुल क्या है तो गलत है, हिंसा हुआ था। इसमें क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 क्या होगा, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, बाकी कथन 3 क्या है तो गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे कह रहा है कि भारतीय क्रांतिकारी संगठनों का उनके प्रमुख केंद्रों से मिलान कीजिए। यहाँ पे स्तंभ ए में क्या है तो क्रांतिकारी संगठन है, और स्तंभ 2 में क्या है तो मुख्य स्थान है। तो कौन सा क्रांतिकारी संगठन का मुख्य स्थान क्या था इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए पहला अनुशीलन समिति का जो स्थान था कहाँ था, बताइए। पहला याद रखिए ना कि अनुशीलन समिति का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1902 में अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था। और इसका स्थान बोलेगा तो कहाँ था, इसका स्थान बोलेगा तो बंगाल था। ठीक है,
और दूसरा इंडिया हाउस, इंडिया हाउस का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, इंडिया हाउस का स्थापना 1905 में हुआ था और इसका स्थान बोलेगा तो कहाँ था, इसका स्थान बोलेगा तो लंदन था। क्या था, लंदन था। ठीक है, तो इंडिया हाउस 1905 में लंदन में स्थापित हुआ और विनायक सावरकर इसके क्या थे, प्रमुख थे। और ने देखिए करा गदर पार्टी, गदर पार्टी का इसका अगर स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, गदर पार्टी का स्थापना हुआ था 1913 में हुआ था और इसका जो स्थान था क्या था, सैन फ्रांसिस्को था। और चौथा जो है क्या है, तो अभिनव भारत है। अभिनव भारत का स्थापना पूछेगा तो कब हुआ था, 1904 में हुआ था। कब हुआ था, 1904 में, और इसका स्थान बोलेगा तो पूना था। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे देखिए कथन ए कह रहा है कि इस अधिनियम मतलब 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में बोल रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा, इस अधिनियम द्वारा पहली बार विधायी और कार्यकारी कार्यों का जो पृथक किया गया, ये बिल्कुल क्या है, तो सही है। कथन ए क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए कह रहा है, कथन 2 कह रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत में रेलवे और टेलीग्राफ प्रणाली की शुरुआत हुई, ये भी क्या है, तो कथन सही है। और कथन 3 देखिए कह रहा है कि इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को फिर से 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, ये क्या है, तो गलत है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। कथन 1 और 2 क्या है, तो सत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था और इसका उद्देश्य क्या था, बताइए। अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, बताइए। तो अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था और इसका जो उद्देश्य था क्या था, ब्रिटिश जो है ना विरोध था। ठीक है, तो अल हिलाल एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था जिसकी शुरुआत 1912 में कलकत्ता से हुई थी और इसके संपादक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने इसका प्रयोग ब्रिटिश शासन की नीतियों की आलोचना के लिए किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। 10 में क्या है, तो मिलान करना है। बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ और उनका स्थान से जो है ना मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या, स्तंभ ए में क्या है, तो संगठन और गतिविधि है और स्तंभ 2 में क्या है, तो स्थान है। चलिए बताइए, गदर पार्टी का जो स्थान था क्या था, बताइए। गदर पार्टी का जो स्थापना हुआ था, अभी जस्ट बताए थे, सब आगे क्वेश्चन था। इसका स्थापना 1913 में हुआ था और कहाँ था, सैन फ्रांसिस्को था स्थान। इंडिया हाउस का बोलेगा, इंडिया हाउस का स्थापना कब हुआ था, 1905 में इंडिया हाउस का स्थापना हुआ था और इसका स्थान बोलेगा तो लंदन था। और वर्लिन समिति का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1914 में वर्लिन समिति का स्थापना हुआ था और इसका स्थान बोलेगा तो क्या था, तो जर्मनी था। और इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप का अगर पूछेगा, इसका जो स्थान था क्या था, इसका स्थान बोलेगा तो क्या था, तो पेरिस था। तो इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप पेरिस में सक्रिय था। इसका जुड़ाव भगत सिंह और क्या अन्य विचारकों से था। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 भी क्या करना है, तो मिलान करना है। तो ये कह रहा है, कांग्रेस अधिवेशनों और उनके निर्णयों के साथ सही मिलान कीजिए। स्तंभ ए में क्या है, तो अधिवेशन, स्तंभ 2 में क्या है, तो विशेष निर्णय है। चलिए बताइए, लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, इसका विशेष निर्णय क्या था, बताइए। लाहौर अधिवेशन हुआ तो 1929 में, इसका विशेष निर्णय क्या था, पूर्ण स्वराज की घोषणा था। और दूसरा है कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1906 में, इसका विशेष निर्णय क्या था, जिसका विशेष निर्णय था स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव था। और तीसरा है लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसका क्या था, नरमपंथी में था, एकता था। ठीक है, और चौथा क्या है, डी में क्या है, तो कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, इसका विशेष निर्णय क्या था, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति का क्या था, प्रस्ताव था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत किस देश में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी और इसका प्रमुख कारण क्या था, बताइए। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में हुआ था। इसका क्या था, मशीनों का आविष्कार और क्या, पूंजी निवेश था। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं सदी के मध्य में जो है इंग्लैंड में हुई थी। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन जो है ना सही है। तो देखिए, पहला कथन कह रहा है, इसमें कथन एक कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में 1776 में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, और कथन 2 कह रहा है कि बोस्टन टी पार्टी इस संग्राम की एक प्रमुख घटना थी, बिल्कुल क्या है, तो सही है। ठीक है, आगे देखिए, कथन 3 कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रेरणा दी थी, ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता के बारे में तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सभी कथन क्या है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ज्वालामुखी द्वीप वोल्केनिक आइसलैंड है, बताइए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ज्वालामुखी द्वीप मतलब वोल्केनिक आइसलैंड है, बताइए। तो 14 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलापागोस है। क्या है, तो गैलापागोस है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सहारा मरुस्थल के विषय में क्या है तो सही है। सहारा मरुस्थल के बारे में कौन सही है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कथन सहारा मरुस्थल के बारे में कथन एक कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा ठंडा मरुस्थल, ये क्या है गलत है। क्या है गलत, ठंडा नहीं क्या है गर्म मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, ठीक है। और कथन दो कह रहा है यह अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन तीन कह रहा है इसमें रेत के अलावा पथरीले क्षेत्र और ओसिएसिस भी पाए जाते हैं, ये क्या है तो सही है। कथन दो और तीन सही है, इसलिए उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 15 का बी हो जाएगा। कथन दो और तीन सही है लेकिन ये क्या है तो गलत है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मिजोरम जो है ना ब्लू माउंटेन फांगुई स्थित है जिसे सबसे ऊंचा शिखर माना जाता है। देखिए क्वेश्चन जो है ना बिहार पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया 16 तारीख वाले में, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा तो मिजोरम होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत में खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। भारत में खरपतवार नियंत्रण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ है तो जबलपुर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लंबा जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की लंबा जलप्रपात बनाने के लिए जानी जाती है, बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शरावती नदी जो है ना जानी जाती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है जहां एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, बताइए। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम में पाया जाता है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो असम में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कौन सा राज्य भारत में रेड सैंडर्स नामक दुर्लभ वृक्ष जाना जाता है, बताइए। कह रहा है भारत का कौन सा राज्य भारत में रेड सैंडर्स नामक दुर्लभ वृक्ष के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश को जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है, बताइए। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वप्रथम किस राज्य में प्रवेश करता है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में प्रवेश करता है, ठीक है। याद रखिए कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले 1 जून के आसपास केरल तट में जो है ना पहुंचता है। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर और पूर्व की ओर जो है ना उत्तर और पूर्व की ओर बढ़ता है। चलिए आगे देख रहा है कि भारत में कौन सी नदी यहाँ पे देखिए उल्टी दिशा में बहने वाली क्या है जानी जाती है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में कौन सी नदी जो है उल्टी दिशा में बहने के लिए जानी जाती है, बताइए कौन सी नदी है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग पठार का हिस्सा है, बताइए। भारत का कौन सा पर्वतीय क्षेत्र शिलोंग पठार का हिस्सा है, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेघालय है, क्या है तो मेघालय है, ठीक है। तो शिलोंग पठार मेघालय राज्य में स्थित एक क्या है ऊंचा पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार का संशोधन संभव है, बताइए। संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किस प्रकार का जो है ना संशोधन संभव है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी और सी होगा, क्या होगा संसद द्वारा विशेष बहुमत से और संसद व राज्यों की सहमति से, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 368 भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को निर्धारित करता है और इसमें जो है ना 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था है। ये पहला क्या है तो केवल जो है ना केवल संसद द्वारा विशेष बहुमत से, दूसरा है संसद और आधे राज्यों की स्वीकृति सहमति हो, ठीक है। चलिए आगे देख कर रहा है क्वेश्चन नंबर 25 कर रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, बताइए। सबको पता है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अस्थायी अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सज्जनानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुरक्षित की जाती है, बताइए। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किसके द्वारा सुरक्षित की जाती है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के द्वारा क्या होता है सुरक्षित होता है, ठीक है। तो याद रखना कि भारतीय संविधान के न्यायपालिका स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है और विशेषता अनुच्छेद 124 से 147 के अंतर्गत। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, बताइए। कह रहा है कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है। तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना करता है, ठीक है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य जो है ना घोषित किया गया है, ठीक है। और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है और इसका अर्थ है कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म जो है ना नहीं है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारतीय संसद का कौन सा सदन अस्थायी सदन कहलाता है, अस्थायी सदन किसे बोलते हैं, तो बताइए क्या होगा।
तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, स्थायी सदन बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करना बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना सही सुमेलित, मतलब कौन सा अनुच्छेद में किसका वर्णन है, कौन सही है कौन गलत है, इसके बारे में बताना है। चलिए बताइए, राष्ट्रपति का जो वर्णन है क्या है, तो 52 में है, बिल्कुल क्या है तो सही है। प्रधानमंत्री का वर्णन बोलेगा तो 75 में, बिल्कुल क्या है तो सही है। मतलब भारत के राष्ट्रपति का जो प्रावधान बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, तो 52 में है। और प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पद की शर्तें बोलेगा तो कौन सा अनुच्छेद में, अनुच्छेद 75 में है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, जजों की नियुक्ति बोलेगा तो किसमें, अनुच्छेद जो है ना 124 में, ये भी क्या है तो सही है। और चुनाव आयोग का वर्णन 326 में क्या है, गलत है। 326 नहीं क्या होगा तो 324 होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ऐसे 324 से जो है 329 तक है, बिल्कुल यहाँ पे सही बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। चुनाव आयोग का वर्णन 324 से 329 तक है, ठीक है। इसलिए इसका सही उत्तर बोलिएगा तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। सभी कथन क्या है, तो सभी जो कथन है, मतलब सभी जो दिया हुआ क्या है, सही है, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए आगे देख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए, पहला कह रहा है, कथन एक कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बिल्कुल क्या है सही है। मतलब राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन दो कह रहा है कि राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं, बिल्कुल क्या है तो सही है। और कथन तीन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसलिए क्या है नहीं क्या है गलत है। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2, कथन 1 और 2 क्या है बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 पे आई कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के द्वारा किया गया इसका स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे जो है ना, मतलब आरबीआई की स्थापना बोलेगा तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत की गई है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी दर को मापने के लिए किस संस्था द्वारा डेटा प्रकाशित किया जाता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, NSSO के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में गठित हुआ था, बताइए। भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष में गठित हुआ था, बताइए। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में हुआ था। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है, बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि भारत में कौन सी संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश करती है, बताइए कौन करता है। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौन करता है, CACP करता है। कौन करता है, CACP, मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड क्या है प्राइसेस है। इसका स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, तो 1965 में CACP का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट ये करा, यहाँ पे देखिए करा, इस कौन सा जो है ना सुमेलित है, इसमें सुमेलित करना है। चलिए बताइए, पहला करा है PM किसान। PM किसान का जो उद्देश्य है ना क्या है, तो PM किसान में क्या है, तो किसानों को जो है ना प्रत्यक्ष नगद सहायता करना, ठीक है। और ई श्रम पोर्टल का संबंध किससे, तो ई श्रम पोर्टल का जो संबंध है असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण करना। और मुद्रा योजना का संबंध किससे, मुद्रा योजना का बोलेगा छोटे व्यापारियों को ऋण देना। आयुष्मान भारत है क्या है, आयुष्मान भारत का बोलेगा स्वास्थ्य बीमा कवरेज। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देख रहा है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए। कौन सी गैस जो है ना ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन नहीं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड है, और क्या है CFC भी है, ठीक है। चलिए आगे देख रहा है कि वनस्पति उत्तरदायित्व प्लांट सक्सेशन किससे संबंधित है, बताइए। वनस्पति उत्तरदायित्व जो है ना किससे संबंधित है। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक समुदाय और दूसरे में क्या है परिवर्तन। चलिए आगे देख रहा है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे खींचा जाता है, वह वस्तु 10 मीटर की दूरी तक जाती है, तो कार्य का परिणाम क्या होगा यदि बल जो है ना 5 न्यूटन हो, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना होगा, तो 50 जूल होगा, ठीक है। इसमें गुना करेंगे, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन होता है ना। तो बल यहाँ पे क्या है, तो बल मतलब बल बराबर क्या है, तो 5 न्यूटन है, विस्थापन कितना है, तो 10 है, दोनों गुना करेंगे तो 50 जूल हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, बताइए। विद्युत धारा की इकाई जो है क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर है, क्या है, तो एम्पियर है। नेक्स्ट है कह रहा है तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है, बताइए। तरंगों की गति किस पर निर्भर करती है। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यम माध्यम पर निर्भर करती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तब उसका त्वरण जो है ना कितना होता है, बताइए। कह रहा है जब किसी वस्तु की गति स्थिर होती है तब उसका त्वरण कितना होता है। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, शून्य होता है। क्या होता है, तो शून्य होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है, बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो जो है ना बी होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत की प्रतिक्रिया होती है। चलिए आगे देख रहा है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए।
तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सही करें, वह राशि जो वस्तु की स्थिति और दिशा दोनों को दर्शाती, बताइए कौन दर्शाता है? वह राशि जो वस्तु की स्थिति और दिशा दोनों को दर्शाती है वो कौन दर्शाती है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्या दर्शाता है? गति दर्शाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और वेग बराबर क्या होता है यहाँ पे, याद रखिएगा ना, यहाँ पे जो इसका उत्तर ना ऑप्शन नंबर बी कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे देख कर रहा है क्वेश्चन कर रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए पहले क्वेश्चन नंबर है 44 पे, यहाँ पे कर रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कर रहा है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, दोनों क्वेश्चन जो है ना कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे कर रहा है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं, बताइए। यहाँ पे जो है ना कुछ क्वेश्चन में जो है ना एरर है, देखिए। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो गति कहते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, और आगे देख रहा है वह राशि जो वस्तु की स्थिति और दिशा दोनों को दर्शाती है कौन दर्शाता है? तो वेग होगा। क्या होगा? तो वेग होगा। उत्तर वेग कर लीजिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में जो है ना एरर है। और यह एक क्या है? वेग सदिश राशि है जिसमें परिणाम और दिशा क्या होता है? दोनों होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा ना कि अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि वह राशियाँ जिनमें परिणाम और दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें जो है सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है कि किसी अम्लीय विलयन की पीएच मान 4 है। यदि इस विलयन को 100 गुना पतला कर दिया जाए तो नया पीएच मान लगभग क्या होगा, बताइए। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तो 6 होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड जल में घुलने पर क्या होता है, बताइए। सोडियम क्लोराइड जल में घुलने पर क्या होता है? तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। Na और Cl आयन में क्या होता है? विघटित होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किसी तत्व की संयोजकता मतलब वैलेंसी किस पर निर्भर करती है, बताइए। किसी तत्व की संयोजकता वैलेंसी किस पर निर्भर करता है, बताइए। तो 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, संयोजकता वह गुण है जिसमें तत्व यौगिक बनाते हैं और यह बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर क्या करती है? निर्भर करती है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है, बताइए। ब्लू विट्रियोल किसका सामान्य नाम है? तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। CuSO4 × 5H2O है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। और याद रखिए ना कि ब्लू विट्रियोल जो है ना नीले रंग का क्या है? क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और यह कॉपर सल्फेट का क्या कर जलयोजित रूप है। चलिए आगे देख रहा है कि कांच का रासायनिक रूप से बरीकरण क्या है, बताइए। कांच का रासायनिक रूप से बरीकरण जो है क्या है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? अमोर्फ ठोस है। क्या है? अमोर्फ ठोस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व गैस के रूप में जो है ना पाया जाता है? निम्न में से कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लोरीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन समानता तापमान पर पीली हरी गैस होती है और यह एक क्या हैलोजन तत्व है। ठीक है, और ब्रोमीन द्रव और आयोडीन ठोस रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और क्लोरीन का उपयोग जल शोधन में होता है। चलिए आगे देखिए। और क्लोरीन जो होता है क्या है? विषैली गैस है और सुरक्षा में क्या ये मतलब विषैली गैस है और सुरक्षा आवश्यक होती है। मतलब इसमें जो सुरक्षा आवश्यक होती है क्योंकि विषैली गैस है ना। चलिए आगे देख रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका में कौन सी धातु कैथोड पर जमा होता है, बताइए। इलेक्ट्रोलाइटिक कोशिका में कौन सी धातु कैथोड पर जमा होती है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कम क्रियाशील हो। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 थायराइड है। क्या है? तो थायराइड है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? रक्त में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है किसके माध्यम से होता है? तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन एक क्या है? प्रोटीन है जो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और इसमें आयरन होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है? बांधता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनुष्य का समान श्वसन दर प्रति मिनट कितनी होती है, बताइए। मनुष्य की समान श्वसन दर जो प्रति मिनट होती है कितनी होती है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 से 16 होता है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि पौधों में भोजन मतलब शर्करा का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन शर्करा का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, फ्लोएम द्वारा होता है। और फ्लोएम क्या है? जीवित ऊतक है जो पौधों में भोजन का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है इंसुलिन हार्मोन का कार्य क्या है, बताइए। इंसुलिन हार्मोन का जो कार्य है क्या है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रक्त में शर्करा के क्या स्तर को जो है नियंत्रित करना है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि माइकोराइजा क्या है, बताइए। माइकोराइजा क्या है? तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पौधे और कवक के बीच सहसंयोजी सहसजीवी क्या है? तो संबंध है।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिका कणिकाओं की औसत आयु कितनी होती है बताइए। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना 120 दिन का होता है। नेक्स्ट कह रहा है एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है बताइए। एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है। तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, HIV कारण होता है। क्या होता है HIV, ठीक है। तो एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम है, और यह HIV मतलब ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस से होता है, ठीक है। चलिए आगे दिख रहा है कि जनन के दौरान निषेचन कहाँ होता है बताइए। जनन के दौरान निषेचन कहाँ होता है। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो डिम्ब वाहिनी में होता है। कहाँ होता है, डिम्ब वाहिनी मतलब फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा है। क्या है, तो दूसरा है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सी कंपनी 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जसपे बनाए। कौन बनाए, मतलब जसपे बनाए, ठीक है। तो याद रखिए ना कि बेंगलोर स्थित पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे सीरीज डी फंडिंग राउंड में $60 मिलियन जुटाने के बाद 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। नेक्स्ट ये करा कि भारत भर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और पुनर्विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अमृत भारत स्टेशन योजना है। नेक्स्ट ये करा कुमुदनी लखिया जिनका हाल ही में निधन हो गया किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, कथक से। किससे, तो कथक से। नेक्स्ट ये कह रहा है किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है बताइए। किसने किया है। कह रहा है किस राज्य ने पूर्वोत्तर भारत की पहली ऑनको रोबोटिक सर्जरी सुविधा का उद्घाटन किया है बताइए, किसने किया है। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम किया है। कौन किया है, तो असम किया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने मिताथल और तिघराना हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया बताइए, कौन सा राज्य किया है। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा किया है। चलिए आगे देखिए यहाँ से देखिए मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं, बाकी हम PDF डाल देंगे डिस्कशन का। बाकी जितना भी क्लास हुआ है पीछे का सारा का PDF दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे। तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे डिटेल के साथ आपको सारा जो है ना PDF मिल जाएगा। बाकी हम लास्ट में यही कहेंगे, 16 तारीख को एग्जाम हो गया, 20 का भी एग्जाम हुआ, उसमें हम यही देखे हैं कि जो भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जो भी क्लास करवाया गया है बिहार पुलिस के लिए, जो वर्तमान में क्लास करवाया जा रहा है, वो सारे क्लास को रिवीजन करते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी अफवाहों में मत रहिए, हम यही कहेंगे अगर विश्वास मेरे ऊपर है तो अफवाहों में मत रहिए। जो पढ़े हैं उसी से आपका क्वेश्चन आएगा, और जो हम करवा रहे हैं ना उसी से क्वेश्चन। बाकी हाँ, क्लास कीजिए तो उसका डिस्कशन जो है एक बार जरूर रीड कर लीजिए। बस तो सोचिए कि हाँ बच्चे की तरह एक बार देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक क्या है नहीं है, ये सब जो है एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। बस हम यही कहेंगे, बस विश्वास करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आपका जितने भी लोग का 23 में है, 27 में है, 30 में है, 3 अगस्त को है एग्जाम है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। देखिएगा एग्जाम दे आइएगा तो बोलिएगा कि हाँ बिल्कुल सर सही बात बोले। और बाकी जो यूट्यूब पे जो एनालिसिस करवा रहे हैं ना, ठीक है देखिए, लेकिन आप इतना हुआ मत रहे कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है वहाँ, जो ज़्यादा जो है ना इधर उधर भटकिए मत, हम यही कहेंगे। बिल्कुल नहीं भटकिए, जो पढ़े हैं उसको रिवीजन कीजिए, जो हम क्लास करवा रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए, बाकी डिस्कशन भी एक बार रीड कर लीजिए, ठीक है। बस यही कहेंगे, ठीक है। चलिए बताइए 68 का उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 69 का क्या, 69 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। 70 का सही उत्तर क्या होगा, 70 का डी होगा। क्या होगा, तो डी होगा। 71 का क्या होगा, 71 का सी होगा। आगे देखिए 72 का क्या होगा, तो 72 का डी होगा, ठीक है। और देखिए कल ही जो है ना, कल ही मेरा भाई का एग्ज़ाम था, छोटा भाई का एग्ज़ाम था, तो उसका हम एग्ज़ाम सेंटर था खगड़िया एग्ज़ाम दिलवा, हम आप लोग को बताया भी थे टेलीग्राम पर। उसका एग्ज़ाम दिलवाने का खगड़िया गए थे। हालांकि हम सोचे कि वहाँ से लाइव करें, लेकिन इतना लोग सब आने सब परेशान रहते हैं ना कि घर भागे मतलब हम सब से देखे कम से कम 15-20 लड़का समय मतलब रिव्यू लिए। तो बस वही बोले कि भैया कुछ नहीं, मतलब जो है ना, मतलब क्वेश्चन नॉर्मल आ रहा है, कहीं कहीं नॉर्मल पूछ रहा है, कहीं कहीं थोड़ा हार्ड कर रहा है, तो उसको जो है ना नॉर्मलाइज करेगा, तो उसके अनुसार जो है इसका अपना जो मार्क्स है ना उसको इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। जहाँ PG पेपर आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके बढ़ाएगा, मतलब कथी करेगा, जहाँ पे हार्ड आ रहा है उसको मतलब जो है ना उसको अथी करेगा, उस अनुसार अपना वो रिजल्ट प्रकाशित करेगा। तो इतना हड़बड़ा नहीं, कहीं थोड़ा पेपर क्वेश्चन PG पूछ रहा है, कहीं थोड़ा सा हार्ड कर रहा है, मतलब मॉडरेट थोड़ा कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं, मतलब लगभग पेपर का जो क्वालिटी अथी है ना, कंटेंट मतलब जो पैटर्न है वो सारा सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसे देखें कि हम जितना भी क्वेश्चन पूछे ना, कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि हम नहीं पढ़ाएं, चाहे हम प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाएं, चाहे कोई और टीचर जो जिनसे आप पढ़ रहे हैं, चाहे सर जो ज्ञान बिंदु सर हैं वो नहीं पढ़ाएं, रोशन सर, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि नहीं पढ़ाए होंगे।
हम कल बोले ना कि ट्रेन पर आते हुए भी हम सारा हम बहुत लोग से पूछे भी थे। अब देखिए, अब कोई क्वेश्चन थोड़ी ना कि आप डिटो ऑप्शन के अनुसार आपको मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब बताइए ना कि क्वेश्चन पूछा था कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। अब किसको पता नहीं कि 25 उच्च न्यायालय हैं, बताइए तो। और यहाँ पूछा था कि मतलब एक शारदा सिन्हा से था, एक क्वेश्चन था। बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, देखिए अगर समय मिलेगा तो हम करवा देंगे। बाकी अगर आप देखेंगे तो अच्छी बात नहीं, तो हम करवा देंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि आप नहीं पढ़े होंगे, बस वही आप रिवीजन करते रहिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी हम कुछ नहीं बोलेंगे, बाकी आपकी मर्जी, जो जहाँ कैसे कीजिएगा नहीं कीजिएगा। और आपको लगता है कि हाँ 10 जगह हमको ये करना है तो आप करते रहिए, फिर आपका समय भी व्यतीत चल जाएगा, बीत जाएगा और आपका अच्छे से एग्ज़ाम भी नहीं होगा। तो यही करिए कि आप अच्छे से लास्ट समय में आप रिवीजन कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, 73 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 73 का जो है ना बी होगा। चलिए आगे देखिए, 74 का उत्तर क्या होगा, 74 का तो बी होगा। नेक्स्ट है 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। 76 का सही उत्तर क्या होगा, 76 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखिए, 77 फिर क्या है, 78 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 क्या कर रहा है, देखिए प्रश्न संख्या 78 से गद्यांश पढ़िए और नीचे देखिए प्रश्नों का जो है ना उत्तर दीजिए। और ये सब जो क्वेश्चन जब भी है ना, इसको लास्ट में बनाइएगा। हम यही कहेंगे, पहले जो क्वेश्चन है हिंदी, इंग्लिश और मैथ और ये गद्यांश, इसको लास्ट में बनाइएगा। जब भी एग्जाम देने जाइएगा पहले कोशिश कीजिएगा जो बन रहा है जी के क्वेश्चन उसको पहले बनाने की कोशिश कीजिएगा पहला राउंड में, ठीक है ना। इसको अच्छे से पढ़ करके जो है इसका उत्तर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है, गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। गद्यांश का जो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 कर रहा है कि गद्यांश के अनुसार पर्यावरण असंतुलन का एक प्रमुख कारण क्या है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा, वनों की जो है अंधाधुंध कटाई होगा। ठीक है, हम इसलिए इसको बोल रहे हैं ना क्लास में बनाने की, इसमें पढ़ने में जो है ना थोड़ा समय लगेगा। तो पहले आप कोशिश कीजिएगा कि जीके जीएस क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन कर लें जो आपको आ रहा है। बाकी मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, ये आप जो है ना गद्यांश हो, इसको आप लास्ट में बनाइएगा। मेरा कहने का मतलब यही है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सही करा है कि वृक्षारोपण करा है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण आदि को गद्यांश में क्या बताया गया है। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन था ना, देखिए क्या बताया गया है। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, प्रभावी जो है ना प्रयास बताया गया है। ठीक है, तो गद्यांश कहता है कि छोटे छोटे प्रयास जो है ना बहुत प्रभावी हो सकते हैं। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 कर रहा है, प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का क्या परिणाम हो सकता है। प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने का क्या परिणाम हो सकता है, तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगली पीढ़ियों को जो नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट है करा, नीचे देखिए वाक्य में विलोम शब्द को चुनिए। इसका कह रहा है कि उस नीति अत्यंत न्यायपूर्ण थी, बताइए उसकी नीति अत्यंत न्यायपूर्ण थी, बताइए क्या था। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, अन्यायपूर्ण था। क्या था, अन्यायपूर्ण। न्यायपूर्ण का अर्थ होता है न्याय से मुक्त, इसका विलोम होगा अन्यायपूर्ण, मतलब न्याय के विपरीत होगा। आगे देख रहा है कि जो मर चुका है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो मर चुका है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा, दिव्यगंत होगा। क्या होगा, दिव्यगंत। ठीक है, और दिव्यगंत का मतलब क्या होता है, स्वर्ग चला गया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि जल जाना, मतलब यहाँ पे कह रहा है ना कि जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। यहाँ पे देखिए कल हम पूछे लड़का से तो बोले कि 3-4 को जो है ना मुहावरा आ रहा है क्वेश्चन, तो मुहावरा जो है ना एक बार अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मुहावरा जल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, तो सी है, नष्ट हो जाना। क्या है, तो नष्ट हो जाना। आगे करा है कि अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक जो है ना सौभाग्य मिलना। क्या है, अचानक सौभाग्य मिलना। ठीक है, और कल देखिए क्वेश्चन आया था कि घुटने टेकना, तो क्या मतलब, क्या करना, हार मारना। तो यही एक क्वेश्चन देखिए, मुहावरा का जो है 3-4 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो मुहावरा का जरूर पढ़ लीजिएगा, ये मुहावरा का क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए आगे देख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है ना भाववाच्य है, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्र पोस्ट किया गया। क्या है, तो पत्र पोस्ट जो है ना किया गया। ठीक है, तो जिस वाक्य में कर्ता स्पष्ट नहीं होता है वह क्या है, भाववाचक कहलाता है। तो मतलब पत्र पोस्ट किया गया, इसमें कर्ता किसने किया, मतलब ये स्पष्ट नहीं है, ये क्या है, तो ये जो है ना भाववाच्य है। ठीक है, आगे देखिए नीचे कर रहा है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्रीफ, बताइए ब्रीफ क्या होगा। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो, कॉन्सीव हो। क्या है, तो कौन यहाँ पे ब्रीफ ना कॉन्साइज है। क्या है, तो कॉन्साइज है। ठीक है, कॉन्साइज मतलब यही अर्थ होता है, क्या देता है, मतलब यह थोड़े शब्दों में प्रभावी रूप से कहा गया है, कॉन्साइज। आगे करा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस फ्रॉम सी खालिस्तान ए बुक व्हेन आई कॉल्ड हर, बताइए। तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाज क्या है, रीडिंग होगा। चलिए आगे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंसेस विच हैज़ एन एरर, द टीचर आस्क्ड दैट वेयर वाज राहुल, बताइए। कहाँ पे एरर, बताइए।
तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आस्क डैट में आप क्या है, एरर है, ठीक है। आस्क डैट में क्या है तो एरर है, ठीक है। आस्क मतलब इनडायरेक्ट स्पीच ESA, मतलब आस्क के बाद जो है ना दैट नहीं आता है जब प्रश्नवाचक वाक्य हो, ठीक है, दैट नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, इसलिए क्या एरर है। आगे कह रहा है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम वंस इन ए ब्लू मून, बताइए वंस इन ए ब्लू मून, बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो बहुत ही कम, क्या होगा बहुत ही कम होगा, ठीक है। वंस इन ए ब्लू मून एक प्रसिद्ध क्या है अंग्रेजी मुहावरा, इसका अर्थ होता है कभी कभार बहुत दुर्लभ रूप से होने वाली क्या है तो घटना है। नेक्स्ट है करा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट द सेंटेंसेस इफ़ आई हैड वर्क हार्डर आई खालिस्तान पास द एग्जाम, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर बी होगा, वुड हैव होगा। चलिए आगे देख रहा है कि बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म स्थान माना जाता है, किसको मानते हैं। 92 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या होगा कुंडग्राम होगा, क्या होगा कुंडलग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है बिहार के किस स्थान को जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था, कुंडग्राम कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है बिहार का कौन सा बांध कुलेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार का कौन सा बांध है जो कुलेश्वर बांध के नाम से जाना जाता है, किसको जानते हैं बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंद्रपुरी बांध को जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार के किस जिले में विशालगढ़ स्थित है जिसे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी माना जाता है, बताइए। कह रहा है बिहार के किस जिले में विशालगढ़ स्थित है जिसे लिच्छवी गणराज्य की राजधानी माना जाता है, किसको मानते हैं। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली को मानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार की किस नदी को बिहार का सुख मतलब सौरव बिहार कहा जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन 16 तारीख के एग्जाम में आया था। तो किसको बोलते हैं, सबको पता है कोसी नदी को बोलते हैं, किसको बोलते हैं बिहार का सुख कोसी नदी को बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा था जिसकी स्थापना ब्रिटिश काल में हुई थी, बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज था। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पटना मेडिकल कॉलेज था। क्या था, पटना मेडिकल कॉलेज। इसका स्थापना कब हुआ था, 1925 में हुआ था। कब हुआ था, 1925 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है कह रहा है बिहार विधानसभा भवन आधारित शिला कब रखी गई थी। बिहार विधानसभा भवन की जो आधारशिला थी कब रखी गई थी, बताइए। देखिए क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर न बी कर लीजिए। 1920 में जो है इसका आधारशिला रखा गया था, ठीक है। और 2020 में जो है ना ये 100 वर्ष पूरा कर चुका है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, खेल के लिए खेल क्षेत्र में जो है ना दिया जाता है और अर्जुन पुरस्कार, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है, बताइए क्या होगा। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा तो ऑप्शन नंबर क्या है तो बी होगा, अकोदरा कहाँ है, गुजरात का है। तो भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल गांव कौन सा है, अकोदरा गुजरात का है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर का। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, सबको पता है कहाँ है, जिनेवा में है। कहाँ स्थित है, जिनेवा में, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और WHO का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ, 7 अप्रैल जो है 1948 को इसका स्थापना किया गया, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर GKGS मस्ती का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और बीच में हम जो भी बात बोले उसको जरूर मानिएगा, तभी जो है ना आपका 100% सिलेक्शन होगा। बाकी हम यही कहेंगे जहाँ जो पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ते रहिए। अगर राहुल स्टडी ग्रुप से पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो आप रिवीजन यहाँ से कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए। अंतिम समय है, आप अच्छे से जो है ना पढ़ करके जो भी समय बच रहा है 3-4 दिन आप अच्छे से जो है ना रिवीजन करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी जो भी क्लास करवाया गया उसको अच्छे से कोशिश कीजिए रिवीजन करने का। आप ट्रेन पर जा रहे हैं, ट्रेन पर कान में हेडफोन लगा कर आराम से जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। आपका समय भी कट जाएगा, आप जहाँ एग्जाम है आप वहाँ अच्छे से तरीके से पहुँच भी जाइएगा। तो वो यही सब बताना था। बाकी क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा, और जो आपका मार्क्स आया उसको शेयर कर दीजिएगा, और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।